नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। एकदम आप अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और भाई अब तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो एकदम अच्छे से खूब मैया से, भगवान से, जिससे भी जो दुआ करनी है करो। और उससे ज़्यादा अपनी मेहनत पहले करो भाई साहब, मेहनत करो। और जो आपने टारगेट सेट करे हैं अपने, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। अगर कहीं कमी आ रही है, कोई दिक्कत है, आप हमें बता सकते हो। जैसा कि हम आपके लिए क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लाइन में है, आपका एसआई का आने वाला है, आपके बहुत सारे एग्जाम हैं जो आने वाले हैं, तो उसी के लिए हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कि आपके लगातार निरंतर हम क्वेश्चंस करा रहे हैं पूरा पोस्टमार्टम के साथ में। अगर आप इनको देखते रहोगे ना, तो आपको 10 क्वेश्चन नहीं 40 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। मतलब 40 का मतलब समझ रहे हो, आपसे कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे आप टैकल कर जाओगे क्वेश्चन को। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो अच्छे होंगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी ओपिनियन है, कोई भी राय है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अंगूठे की पावर दिखाइए। वो जो दिन भर रील देखते हो ना, वो रील से कुछ नहीं होने वाला, ये अंगूठे से बस सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा भाई साहब। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताइए कि भाई साहब हाँ, कोई चयन मंत्रा नाम का चैनल है जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते जा रहे हैं निरंतर। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई साहब, चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। और भाई साहब ये क्वेश्चन ना आपका जो यूपी का फायरमैन का पेपर हुआ था उसमें आया था ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि चंद्रमा पर लैंड उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति कौन था। तो आपको ना पढ़ाई इसी तरीके से करनी है। फर्स्ट तो सबको पता है, सेकंड किसको पता है, जिसको पता है वो कर जाएगा। तो पहले कौन थे आपको अच्छे से पता होगा, नील आर्मस्ट्रांग थे। लास्ट सेकंड कौन थे, तो भाई साहब इसका राइट आंसर होगा बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन वाज द सेकंड पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून। अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूएसए ने 1969 में अपोलो 11 नाम का एक मिशन भेजा था। कौन सा भेजा था, अपोलो 11। अच्छे से याद रखिएगा इसका नाम, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं। क्या था उसका नाम, अपोलो 11। ये आप अच्छे से याद रखिए, अपोलो 11, अपोलो 11, ये उस मिशन का नाम था। भेजा कब था भाई साहब ये, तो ये भेजा था 16 जुलाई, 16 जुलाई को, 16 जुलाई। ये भी याद रखिए कब, 1969 में भेजा था। इसमें क्या था, उसने 3 एस्ट्रोनॉट भेजे थे जो मून पे जाके लैंड किए। पहले कदम रखने वाले कौन थे भाई साहब, ये याद रखिएगा, पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग। सेकंड कौन थे, बज एल्ड्रिन थे। थर्ड कौन थे, आपके माइकल कॉलिन। ये तीनों इंसान थे। आप जो फोटो देखते हो वो उन्हीं की दिखती है, अच्छे से याद रखिएगा, भूलना मत। अब भाई साहब आप कहोगे यूरी गैगरिन साहब कौन थे। अगर मैं आपसे बात करूं यूरी गैगरिन की, तो इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए यूरी गैगरिन कौन थे। यूरी गैगरिन एक प्रेजेंट डे रसिया, उस टाइम पे यूएसएसआर के नाम से जानते थे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अच्छे से याद रखना। ये पहले वो इंसान थे जो स्पेस में गए थे, फर्स्ट मैन इन स्पेस, फर्स्ट मैन इन स्पेस। यानी कि जो आउटर स्पेस में, यानी कि जो स्पेस जो आज कहते हैं ना कि स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में गए थे, तो ये पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये कब गए थे भाई साहब, ये गए थे 1961 में गए थे, ये भी मत भूलना। मिशन का नाम क्या था भाई साहब, मिशन का नाम था आपका वॉस्टॉक। ये देखिए वॉस्टॉक 1 उस मिशन का नाम था, भूलना मत। वॉस्टॉक 1 था, स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे। 1 घंटे 48 मिनट का इन्होंने टाइम बिताया था। यही किसको लग रहा था, यही यूएसए को लग रहा था कि भाई साहब रसिया इतना आगे निकल गया, यूएसएसआर इतना आगे निकल गया, हमें भी। उस टाइम पे ना अंतरिक्ष की रेस लगी थी, अंतरिक्ष की दौड़ लगी थी रसिया और यूएसए के बीच में। अभी तो हम रसिया कहते हैं, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, ये याद रखना। तो यूरी गैगरिन पहले इंसान थे, बाकी ये तीनों अपोलो 11 के थ्रू गए थे, याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बन रही है। ये क्वेश्चन भाई साहब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। हर साल कुछ ना कुछ इस पे हो ही जाता है। कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता है तो कभी हाई कोर्ट कुछ कह देता है। तो इसका राइट आंसर है आपका कृष्णा रिवर। अब देखिए ये कृष्णा रिवर है ना, ओनली ये 2-3 स्टेट के बीच में नहीं है कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें एक स्टेट और ऐड कर लीजिए, तेलंगाना। इन 4 स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट है, तेलंगाना स्पेलिंग, ये आप याद रखिए इसको, तेलंगाना, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। अब बात करें कृष्णा रिवर की, तो भाई साहब कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से है। तो देखिए कृष्णा रिवर जो है आपके वेस्टर्न घाट से निकलती है,
हमारे यहाँ पे दो घाट है ना, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न घाट। तो ये कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट है। कहाँ पे पड़ता है भाई साहब? महाराष्ट्र के अंदर से महाबलेश्वर, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। बात करें किसकी? कावेरी की। तो देखिए भाई साहब, कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी आपकी निकलती है कर्नाटका से, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटका से निकलती है, इसको भी मत भूलना बिल्कुल भी। ये कहाँ से आती है भाई साहब? कर्नाटका से आती है, निकलती है। बात करें ताप्ती की, ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो भाई साहब ताप्ती का जो ओरिजिन प्लेस है ना, वो ये याद रखिएगा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। अब बात करें किसकी? कोसी रिवर की। तो कोसी रिवर का ओरिजिन भाई साहब, ओरिजिन प्लेस है आपका नेपाल और तिब्बत, ये याद रखिएगा, नेपाल और तिब्बत, याद रखिएगा, तिब्बत जिसको बोलते हैं। अब देखिए तीन स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, यानी कि छोटे छोटे जगह से पानी बह बह के आता है, तीन ऐसी जगहों से एक जगह मिलता है, देन उसके बाद में जो हम जानते हैं वो कोसी रिवर होती है। कौन कौन सी भाई साहब? तो याद रखिएगा, सन कोसी एक आपका हो गया, सन कोसी एक आपका हो गया, अरुण कोसी, अरुण कोशी, और एक आपका हो गया तरुण कोशी। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको हमें रेज करना पड़ेगा। और एक आपका हो गया तरुण केशी, ये रहा, ये आपका तरुण कोशी। ये तीनों मिलके क्या कोसी रिवर बनती है। और जब आगे आप देखते हो, जिसको सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है, ये बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए सौर ऑफ बिहार बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन, यानी कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन जो इंडिया में है, उसने इसको उनको अवार्ड दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीधा सटीक आंसर, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आपसे मतलब गलत होने के चांसेस है। लेकिन इसलिए इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट्स को याद करो, अगर आप कहोगे तो अपॉइंटमेंट्स के लिए हम पूरे मंथ टू मंथ पूरा कवर कर लेंगे कि एक पूरे महीने में कौन कौन अपॉइंट हुआ है, कौन कौन सी नियुक्तिज हुई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सुधा मूर्ति जी। अब सुधा मूर्ति जी कौन है भाई साहब? तो देखिए सुधा मूर्ति जी भाई साहब चेयरपर्सन है किसकी? याद रखिएगा, चेयरपर्सन है ये, चेयरपर्सन किसकी है भाई साहब? इन्फोसिस फाउंडेशन की, इन्फोसिस फाउंडेशन की, इन्फोसिस फाउंडेशन की, याद रखिएगा। और ये वाइफ किसकी है? तो भाई साहब नारायण मूर्ति जी की वाइफ है। इन्फोसिस का नाम तो आपने सुना होगा, टीसीएस इन्फोसिस इंडिया की बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इन्फोसिस के। और नारायण मूर्ति इसके फाउंडर थे, टोटल 7 फाउंडर थे, तो उनमें से एक ये थे। और जो सुधा मूर्ति जी किसकी मदर हैं? ये अक्षता मूर्ति की मदर है। आप कहोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो अक्षता मूर्ति? जान लो भाई, इन्फॉर्मेशन है, आ सकती है। अक्षता मूर्ति कौन है? जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उनकी वाइफ है, यानी कि वो इनके दामाद लगे ऋषि सुनाक, ये याद रखिएगा, मिलकर ऐसे बता दिया आपको, भूलना मत। और देखिए जो सुधा मूर्ति जी है ना, इनको इंडिया का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, उससे भी नवाजा गया, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 23 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गलती से बिहार मत कर देना, इसका राइट आंसर होगा असम। किसने किया है? ये भाई साहब असम ने किया है, याद रखिएगा, असम ने किया है। और अगर बात करें तो अभी एक और स्टेट है जहां पे क्या जातिगढ़ जनगणना हुई है, जातिगढ़ जनगणना यानी कि कास्ट के बेसिस पे सेंसस की गई है, तो वो स्टेट है आपका बिहार, ये भी मत भूलना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर आया है? शीर्ष पर मतलब टॉप पे, जहां भुखमरी सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर इसमें यूरोपियन कंट्रीज तो दिख रही हैं, लेकिन जो नॉर्वे वॉर्वे नहीं दिख रहे। तो देखिए वो एक बहुत हाई डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे उनका नाम मतलब वहां तो होगी ही नहीं, जो मेनली जो इंडिकेटर होते हैं उनको देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेलारूस। बेलारूस क्या है भाई साहब? टॉप पे आया है इसमें, याद रखिएगा, बिल्कुल टॉप परफॉर्मर कंट्री रहा है बेलारूस, बिल्कुल मत भूलना। इसमें क्या होता है, अब इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो होता क्या है, तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल रिलीज होता है। 2023 का जो हुआ है टोटल 125 कंट्रीज थी इसमें, 125 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक क्या थी ये बताइए जरा। आपके लिए इंडिया का रैंक याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया की रैंक थी 111, याद रखिएगा, अच्छे से भूलना मत। टोटल 100 पॉइंट होते हैं, उसमें से स्कोर दिया जाता है, 111 थी। अब अगर यही बात करें इंडिया के पड़ोसी, तो देखिए हमारा जो, अब क्या ही कहें इनसे, पाकिस्तानी हमारा जो पड़ोसी है, इनकी रैंक थी 102। आप कहोगे सर ये क्या मजाक हो रहा है? अब देखिए ये मजाक ही है। अब देखिए पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ रहे हैं, भूखमरी है एकदम, मतलब भीख मांग मांग के काम चला रहे हैं वो लोग, तब भी उनकी रैंक हमसे अच्छी दे दी इन्होंने। अब जो भी है क्या कह सकते हैं, ये एक बायस हो सकता है, कुछ भी है, तो ये आप याद रख सकते हो अच्छे से।
अब ये जो सर्वे है इसको रिलीज कौन करता है? तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी के अंदर, याद रखिएगा, जर्मनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मत भूलना। जर्मनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये इसको हर साल रिलीज करती है, इसको बिल्कुल मत भूलना। वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर ये रिलीज होता है, याद रखिएगा। अब इस इंडेक्स में देखते क्या है, तो देखिए इसमें कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि जो खाना मिल रहा है बच्चों को, और उन बच्चों को और जो वुमेन्स है उनको, तो वो कितना न्यूट्रिशन है उसके अंदर। और मोटेलिटी रेट देखा जाता है। अब आप कहोगे मोटेलिटी रेट क्या होता है, तो देखिए मोटेलिटी रेट क्या होता है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो जिस दिन से वो पैदा हुआ है 5 साल तक की एज तक 1,000 में से कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो जो डेथ हो जाती है उसको मोटेलिटी रेट बोलते हैं। 1,000 में से 5 साल की एज तक कितने बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं, उसको हम मोटेलिटी रेट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करूं तो इंडिया की रैंक हो गई भाई साहब कितनी, 111, टोटल 125 कंट्री है, पाकिस्तान की 102। नंबर 1 पे आगा आपका बेलारूस, नंबर 2 पे आया आपका चिले, नंबर 3 पे आया हर्जगोविना, और नंबर 4 पे आया आपका चाइना। अच्छे से याद रखिएगा, इंडिया को बहुत ज्यादा रैंक इंप्रूव करने की जरूरत है, थोड़ा इनको अपने जो तरीका है ये रैंक निकालने का वो भी सुधारना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये तो हो गई सर, सबसे ज्यादा भुखमरी किस देश में है, तो देखिए सबसे ज्यादा भुखमरी जो लास्ट डेट है, जो लास्ट हमारा देश है वो है हमारा चैड, याद रखिएगा। सेकंड लास्ट कौन है, सेकंड लास्ट है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोनों दोनों के दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, बिल्कुल मत भूलना। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, वरुण के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, बताइए भाई साहब कि विच प्लेनेट बिसाइड्स नेपच्यून इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लू प्लेनेट आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है, अगर 6 क्लासेस 8 क्लासेस में भी ध्यान दिया है, आपको पता होगा 2 ही ब्लू प्लेनेट्स है, एक आपका नेपच्यून और दूसरा आप बताते हैं, तो दूसरा आपका कौन सा हो गया भाई साहब? अर्थ। अर्थ हमारा क्या है, ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज के अर्थ पे क्या है, ओशन, भूलना मत, अर्थ पे क्या है, ओशंस, समुद्र से, इसलिए याद रखिएगा। बात करें मार्स किस लिए फेमस है भाई साहब, तो मार्स के ऊपर क्या है, मार्स एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, मतलब एक सॉलिड प्लेनेट है, आप जाके लैंड कर सकते हो, बैठ सकते हो, जो मंगलयान और ये सब हमारे भेजे जाते हैं। और मार्स सबसे ज्यादा फेमस है कि पूरे एंटायर सोलर सिस्टम के अंदर हमारे सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो कहाँ है, मार्स के ऊपर है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है आपका, ओलंपस, ओलंपस, बिल्कुल मत भूलना, आपसे पूछा जा सकता है, ओलंपस मॉन्स, इसका याद रखिएगा। और इसकी जो हाइट है ना भाई साहब वो 24 किलोमीटर है, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। बात करें प्लूटो की, तो भाई साहब एक टाइम ऐसा था कि प्लूटो को ना, पहले हमारे यहाँ भी क्या 8 हमारे यहाँ पे प्लेनेट है, कौन कौन से आपके, तो आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो भी एक टाइम पे प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से 2006 में इसको निकाल दिया गया और इसको क्या ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। ड्वार्फ प्लेनेट मतलब बोले तो बौना ग्रह, यानी कि एक बौना ग्रह बना दिया गया, इसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया, बौना ग्रह 2006 में किसने दिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो रोटेशन की स्पीड थी, यानी जो परिक्रमा करता था वो बाकी प्लेनेट से अलग थी, इसलिए इसको आउट कर दिया, भाई साहब निकलो तुम। टोटल कितने रह गए, 8 रह गए। बात करें जुपिटर की, तो भाई साहब जुपिटर आपको पता है 16 हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्लेनेट है। और किस लिए फेमस है जुपिटर, जुपिटर के अंदर 4 रिंग पाई जाती हैं, जुपिटर के ऊपर 4 रिंग्स, ठीक है, रिंग्स पाई जाती हैं, इसलिए जुपिटर बहुत ज्यादा फेमस है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये भी मत भूलना। अगर आगे बात करें तो आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आपके लिए इसीलिए फोटो लगाई है। ये आपका हो गया सन, ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, सन हो गया पहला हमारा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इसके बाद में क्या एक्सोप्लैनेट आ जाता है, यानी कि सोलर सिस्टम से बाहर की सीमा, उसको हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई साहब एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पड़ती है, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पड़ती है भाई साहब, अपनी ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि पत्थर के एकदम वो चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं। कभी आपसे पूछा जाए क्विपर बेल्ट कहाँ पड़ती है, तो देखिए भाई साहब क्विपर बेल्ट यहाँ पड़ेगी, याद रखिएगा, ये क्विपर बेल्ट हो गई यहाँ पे, बिल्कुल गलती से गलती मत कर देना, यहाँ पे क्विपर बेल्ट पड़ेगी। बाकी बताने को आप बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताया जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, आपसे कह रहा है महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था, बताइए भाई साहब कौन सा देश हो सकता है, आइडिया लगाइए जरा कौन सा देश होगा।
अभी चश्मे को थोड़ा सा साफ करते हैं, डस्ट आने का चांसेस रहते हैं इसलिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इंडिया होगा या यूएसए होगा? आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो यूएसए का बहुत पहले बन गया था, यूएसए होना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने वोमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए थे। बात करें इंडिया ने कब दिए थे भाई साहब, तो देखिए ये तो फर्स्ट कंट्री हो गया, ये तो फर्स्ट कंट्री हो गया, याद रखिएगा फर्स्ट कंट्री हो गया। सेकंड कंट्री कौन सा था? तो देखिए दोनों आपके हो जाएंगे। सेकंड कंट्री था आपका रसिया, सेकंड था आपका रसिया जिसने वोमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे। कब दिए थे भाई साहब? तो देखिए उन्होंने 1917 में वोटिंग राइट्स दिए थे। अब आप जरा सोचिए 1917 में क्यों दिए होंगे? तो देखिए 1917 में क्या होता था, 1917 से पहले यहाँ पे जार राज करते थे। जार मतलब होता है, उनका नाम था जार निकोलस सेकंड, यानी कि वहां के राजा थे जार। जार को याद रखिएगा। तो 1917 में इनकी सरकार हटा दी गई थी, वहां पे बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे और बॉल्शेविक पार्टी थी एक, वो क्या सत्ता में आ गई थी। तब उन्होंने 1917 में वोटिंग राइट्स दे दिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कुछ हुआ था उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1917 में अच्छे से याद रखिएगा, जार को हटा के जार जब हट गए थे, जब बॉल्शेविक पार्टी पावर में आई थी, उन्होंने वोटिंग राइट्स दिए थे। अगर हम बात करें इंडिया में, तो भाई साहब इंडिया में 1951 में, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ, हमने तुरंत हमारे यहाँ वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दे दिए थे। अच्छे से याद रखिएगा बिल्कुल। और उस टाइम पे एज क्या होती थी? उस टाइम पे 21 साल होती थी वोट देने की एज। जब 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें घटा के 18 साल कर दी गई। और वो कब किया गया था 61वां संवैधानिक संशोधन? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करें यूएसए में भाई साहब कब दिए गए वोटिंग राइट्स, तो देखिए यूएसए में भाई साहब 1920 में वोटिंग राइट्स दिए गए वोमेन को। और किसके थ्रू दिए गए? 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये भी मत भूलना। अब भाई साहब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत ही कम अमेंडमेंट हुए हैं, टोटल अब तक 27 अमेंडमेंट हुए हैं, याद रखिएगा। उसमें से 19वां अमेंडमेंट ये था। अब ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन उन्होंने कितने सालों के बाद हम वुमेन्स को राइट दिए। वैसे ही अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़े चचा हैं, हम डेमोक्रेसी के फादर हैं दुनिया में, लेकिन इंडिया हमारे यहाँ देखिए जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, हमने तुरंत ही वुमेन्स को राइट दे दिए गए थे। ये बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था? शौकत और मोहम्मद अली, मतलब शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये वो पूछ रहे हैं। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको भी अच्छे से पता है। इसका राइट आंसर आपका होगा आपका खिलाफत मूवमेंट, अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें भाई साहब ये खिलाफत मूवमेंट था क्या, तो पहले तो ये जान लो ये चला कब से कब तक था। तो देखिए खिलाफत मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1919 से लेके ये चला था आपका 1924 तक। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर थे, और इंडिया में पूरे ऑल ओवर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट करा था किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। अब भाई क्या क्या था, तो देखिए ऑटोमन एम्पायर राज करता था, याद रखिएगा। मैं आपके लिए यहां लिखता हूं ऑटोमन एम्पायर, आपसे पूछा जाए ऑटोमन एम्पायर, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर, और ये कहां करता था भाई साहब? टर्की, जो प्रेजेंट डे टर्की है ना, उस एरिया में रूल करता था ये। भाई साहब 600 साल तक इसने राज करा था, बहुत पावरफुल एम्पायर था। मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एम्पायर पावरफुल कोई एम्पायर था तो ऑटोमन एम्पायर था। तो यहाँ पे क्या होता, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 1918 में खत्म हो गया था, उसके बाद में खलीफा की जो पोस्ट होती थी, तो ब्रिटिश जो पावर जीती थी तो उन्होंने इस पोस्ट को खत्म कर दिया था। तो उसको रिस्टोर करने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट चलाए गए थे कि उस पोस्ट को रिस्टोर करो। अब ये तो आपको पता चल गया ऑटोमन एम्पायर वहां पे हुआ करता था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अब 1924 तक चला, तो इसका फायदा किसने उठाया? गांधी जी ने उठाया। गांधी जी ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। जब हमारे यहाँ पे नून कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, तो इसी के भाई पूरा देश एक साथ हो जाता है, ब्रिटिश के अगेंस्ट तो ये कर ही रहे हैं, हम भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे करके हमारा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको ही मत भूलना। अगर हम अगला बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई साहब भारत छोड़ो 1942 में चला, कांग्रेस पार्टी ने शुरू करा था, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के में, बिल्कुल मत भूलना। बात करें दिल्ली चलो, तो भाई साहब कितने दिया था? नेताजी ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें ये भाई साहब नारा दिया था कि दिल्ली चलो। हमें नहीं दिया था, कहां से दिया था भाई साहब? सिंगापुर में, जो उनकी कौन थी? INA, इंडियन नेशनल आर्मी थी, उनको दिया था। बिल्कुल मत भूलना कि भाई दिल्ली चलना है। दिल्ली जाके जब गांधी जी ने ये आंदोलन करा था कि भाई माहौल बना हुआ है, जाके नहीं अपने देश को आजाद कराते हैं, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। कब दिया था? 1943 में दिया था, ये भी याद रखेगा। 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई साहब, उत्तर की नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, चपेली और जैता,
निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं? जो ये सारे फोक डांसेस हैं, मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि ये फोक डांसेस है, अब तो आपको आंसर ही पता चल गया होगा कैसे संबंधित है। तो ये क्या है, सारे के सारे यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्या है, यूपी के लोक नृत्य हैं, ये लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। अब आप कहोगे शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य को बोलते हैं क्लासिकल नृत्य। यूपी का सबसे फेमस है कथक, सबसे फेमस नहीं कथक। टोटल 9 याद रखिएगा। टोटल कितने क्लासिकल नृत्य हैं, मतलब शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल कितने हैं, 9। ये बिल्कुल मत भूलना, टोटल है आपके 9 हैं, याद रखिएगा। पहले 8 हुआ करते थे, 9वां अभी 2023 में ऐड हुआ है। फोक डांस में क्या फर्क होता है, देखिए फोक डांस ऐसे होते हैं जैसे भंगड़ा हो गया, ये सब हो गया, फोक डांस है। इन्हें आप कहीं भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई मतलब नहीं, जब मन करे जब कूदो, भंगड़ा करो, एकदम नाचो कूदो। लेकिन क्लासिकल डांसेस के केसेस में ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई साहब, कुछ वेशभूषा, कुछ कपड़े, कुछ ड्रेसेस होते हैं, कुछ ओकेजन होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं कि ये इसी डेट पे या इसी टाइम पे किया जा सकता है। कुछ तरीके होते हैं, कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान होता है और ये अलग से सीखना पड़ता है। इनको बोलते हैं क्लासिकल डांस, जिनको साहित्य अकेडमी इंडिया में जो है वो इनको रिकॉग्नाइज करती है। बिल्कुल मत भूलना, गलती से भी मिस्टेक ना होनी चाहिए आपसे, ठीक है। अरे यार आपको आंसर दिख गया, चलो कोई नहीं, आप आंसर इसका पता ही चल गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा के रूप में माना जाता है, यानी कि जो एग्जैक्ट मतलब जो लाइन है सच में वो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया, मेक मोहन लाइन है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, मेक मोहन लाइन है। हालांकि चाइना इसको नहीं मानता है, चाइना हमेशा जैसा आपको पता है डिस्प्यूट करता रहता है, लेकिन जो रियल लाइन है वो मेक मोहन लाइन है। और ये किसके नाम पर रखी गई है भाई साहब? तो सर मेक मोहन जी थे, जो एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे और एक IFS ऑफिसर थे, उन्होंने इसको बनवाया, मतलब ड्रॉ करवाया था, वो मेन रीजन थे इसके पीछे। बात करें डुरंड लाइन, डुरंड लाइन किसके बीच में है? तो भाई साहब डुरंड लाइन अफगानिस्तान, किस किस के बीच में भाई साहब? अफगानिस्तान, बिल्कुल मत भूलना, एक आपका अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में है पाकिस्तान। अब भाई साहब ये याद रखिएगा, ये इनिशियली ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ करती, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, जब बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले खिंची हुई है ये। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो अभी आपको पता है कि हमें बस लेने की देर है, पाकिस्तान के पास जो हमारा हिस्सा है उसके बाद में फिर से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगी ये। अगला है हमारा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या है? तो भाई साहब रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में? ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम पे बता रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, प्लस इंडिया, मतलब इंडिया के बीच में। और जो इंडिया का पंजाब रीजन है वहां पे थी, वहां खींची गई थी, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना मत। बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल, तो लाइन ऑफ कंट्रोल तो आपको पता है, अक्सर जो जितनी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, सब कुछ होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो वॉयलेशन करा जाता है पाकिस्तान के द्वारा हमेशा, और जब फिर वो मुंह की खाता है, मतलब सुधरता तो है ही नहीं, सुधरेगा कैसे, मतलब मरने, उसको कुटने की आदत है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये तो बिल्कुल भी आपको पता ही होगा। अब ये हुई कब थी? तो भाई साहब शिमला ट्रीटी हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है कि शिमला ट्रीटी हुई थी, शिमला ट्रीटी हुई थी, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। शिमला ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1972 में, जब 1971 का वॉर हार गया था पाकिस्तान, उसके बाद 1972 में ट्रीटी हुई थी, तब जाके लाइन ऑफ जो कंट्रोल आपको दिखती है इसको ड्रॉ किया गया था। बिल्कुल भूलना मत इस चीज को भी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और ये है हमारी वीडियो का अंत। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए आपको, आई होप कि आपको सब समझ आए होंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, या फिर आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो चैन मंत्रा के नाम से आपको मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक जो है नीचे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। और जो हमारा ये अभी आपको जो डिस्कशन चल रहा है, इसका आपका लास्ट वीडियो देखना है तो आपको ऊपर हमारी जब वीडियो ये प्ले करोगे तो उसके आई बटन में क्लिक करोगे तो इससे पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।